बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से, और आपको पता है कि क्रिमिनल ट्रायल सीआरपीसी के अंदर पर्टिकुलरली जो मजिस्ट्रेट के प्रैक्टिकल फंक्शंस हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या थी, चार्ज को फ्रेम करना, और दूसरी चीज़ क्या है, ट्रायल कंडक्ट करना। तो ट्रायल या क्रिमिनल ट्रायल इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकली जो लोग मजिस्ट्रेट बनते हैं उनके उस हवाले से भी। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायल के हवाले से अगर मैं बात करूँ सब्सटेंटिव ट्रायल, तो 3 सब्सटेंटिव ट्रायल हैं जो सीआरपीसी में मौजूद हैं। पहला जो सब्सटेंटिव ट्रायल है वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, जो बेसिकली स्टार्ट होता है 241 से और फिर 249 तक। दूसरा सब्सटेंटिव ट्रायल जो है वो समरी ट्रायल का प्रोसीजर यहाँ पर बयान किया गया है, जो स्टार्ट होता है 260 और एंड होता है 265। और तीसरा है ट्रायल बाय सेशन आर हाई कोर्ट। तो ट्रायल बाय सेशन आर हाई कोर्ट जो है वो 265, आगे अमेंडमेंट है ए से लेकर एन तक। तो 3 सब्सटेंटिव ट्रायल के प्रोसीजर यहाँ पर बयान किए गए। और ऑन द अदर साइड हमारे पास लुनेटिक ट्रायल भी है, बट वो कोई सेपरेट ट्रायल नहीं है, वो इसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर यही है। फर्दर वो उसका एक आप कह लें कि एक्सटेंशन है, जिसमें हम उसकी मज़ीद तफसीलात डिस्कस करते हैं। एक्चुअल ट्रायल 3 है। इन 3 ट्रायल के हवाले से चलो मैं आपको एक सादा सा काम आप लोगों के लिए आसान करता हूँ। ट्रायल में से आलमोस्ट एक क्वेश्चन हर बार आया होता है, तो इसके लिए एक आपको मैं क्या कर देता हूँ, आप इस तरह करें जनाब, 2005 YLR और उसके बाद पेज है 2069। ये सीआरपीसी के उन केस लाज में से एक है जो हमने 15 से 20 याद करने हैं, और ज़रूर याद करने हैं। एक केस ला ये आपने ज़रूर याद करना है। उसकी रीज़न क्या है, चाहे क्वेश्चन आए आपका मजिस्ट्रियल ट्रायल के हवाले से, चाहे क्वेश्चन आए आपका सेशन कोर्ट के ट्रायल के हवाले से, ये ट्रायल की एक जनरल प्रोविज़न और एक जनरल चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो ट्रायल का जो भी क्वेश्चन आएगा, ये सिंगल केस ला आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया, ये बेसिकली 241 टू 247 उसमें क्लियरली मेंशन है, 241 टू 247 एंड 265 ए से एच। तो दोनों चीज़ें आ गई ना, ये सेशन कोर्ट का ट्रायल और ये किसका ट्रायल आ गया, हाई कोर्ट का ट्रायल आ गया। तो कहता है कि जी सेक्शन 241 टू 247 एंड 265 ए टू 265 एच CRPC which provide a detailed and self-explanatory procedure for the just and fair trial are mandatory in nature। इस केस लॉ में ये कहा गया कि ये जो प्रोविज़न है ये मैंडेटरी इन नेचर हैं, कि कोई भी कोर्ट इनसे साइड पर ये इनके डेरोगेट नहीं कर सकता, और इन नेचर एंड हैव टू बी कंपाइल्ड विद इन लेटर एंड स्पिरिट एंड एनी ब्रीच देयर ऑफ विशिएट द ट्रायल 2005 YLR 2069। तो दोनों के हवाले से जब भी आप इंट्रोडक्शन के अंदर इस केस लॉ का हवाला दे देंगे तो केस लॉ वाली जो ट्रायल के अंदर कंडीशन है वो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक केस लॉ मोर देन इनफ। अगर वैसे कहेंगे तो हम हर स्टेप पर केस लॉ ऐड कर लेंगे, बट एक केस लॉ मोर देन इनफ है कि ये जो ट्रायल का प्रोसीजर है ये मैंडेटरी इन नेचर है, और अगर इसको कोर्ट फॉलो नहीं करता किसी भी स्टेप को, 241 से 249, 265 ए से 265 एच तक, अगर किसी भी प्रोसीजर को कोर्ट फॉलो नहीं करता तो आपकी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, विशिएट यानी कि कल अदम करार दे दी जाएगी, सेट असाइड कर दिया जाएगा, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी। ये प्रोसीजरल डिफेक्ट कहलाएगा अगर इस प्रोसीजर को जो कि मैंडेटरी इन नेचर है फॉलो ना किया जाए। आप इसकी हेडिंग अगर सेपरेट बनाना चाहे तो आप क्या बना सकते हैं कि अगर वो मजिस्ट्रियल ट्रायल का लिखे तो आपने लिखनी है ये वाली हेडिंग कि ये जो इसका प्रोसीजर है ये मैंडेटरी इन नेचर, नेचर ऑफ मजिस्ट्रियल ट्रायल। तो एज हेल्ड इन 2005 YLR 2069 द नेचर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रियल ट्रायल इज़ मैंडेटरी। कोई भी कोर्ट इससे डेरोगेट नहीं करेगा, अगर करेगा तो आपकी होल प्रोसीडिंग विल बी विशिएटेड, कलअदम हो जाएगी, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी। और अगर मैं इस पूरे लेक्चर को, हम इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे। एक स्टेप में पहले आज हम मजिस्ट्रियल ट्रायल को स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं, और कल इसको उठाकर हम क्या करेंगे, सेशन ट्रायल के साथ इसको जोड़ देंगे। दोनों सेम है, 2 से 3 प्रोविज़न का फ़र्क है और कोई भी फ़र्क इसके अंदर मौजूद नहीं है। बहुत ही आसान तरीन, अगर मैं कहूँ कि पूरे इस CRPC में सबसे आसान तरीन और अहम तरीन टॉपिक ये है तो ये गलत नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट जो ट्रायल चलाता है उसका क्या मकसद है और वो कब और
कैसे चलाएगा। जब आप इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि ट्रायल स्टार्ट कब होता है। ट्रायल उस वक्त स्टार्ट होता है कि जब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई जुर्म हुआ तो ज़रूर है। FIR वो वहाँ पे अभी तक सस्पिशन है कि पता नहीं जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। इंक्वायरी अभी तक सस्पेक्टेड पता नहीं जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुँच गया है कि जुर्म तो हुआ है। अब अगली बात फिर हम ट्रायल क्यों कर रहे हैं? अगर जुर्म हुआ है सज़ा किसको दें? ट्रायल का बेसिक मकसद ये है कि ये जुर्म किसने किया है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या था कि जुर्म हुआ भी है या नहीं। वहाँ पर यह नहीं था कि जुर्म किसने किया, जुर्म हुआ भी है या नहीं। यहाँ पर कोर्ट ने देखना है कि जुर्म किसने किया और इसका अफेक्ट क्या है कि जब इस ट्रायल के नतीजे में कोई भी शख्स, इसका एंड क्या है ट्रायल का? ट्रायल का एंड या तो कन्विक्शन की सूरत में होगा और या होगा एक्विटल की सूरत में। और जब भी कोई ट्रायल आपका कंक्लूड हो जाए तो आफ्टर कंक्लूजन जब किसी शख्स को कन्विक्ट या एक्विट किया जाए तो री ट्रायल आपका क्या हो जाता है? वो बार हो जाता है। और किसके तहत? एज पर सेक्शन 403 डबल जीओपर्डी आपका जो CRPC का कंसेप्ट है कि जब कोई ट्रायल कंक्लूड हो जाए तो ट्रायल के कंक्लूजन के बाद अगर किसी शख्स को एक्विट या कन्विक्ट कर दिया जाए तो फ्रेश ट्रायल बार हो जाता है। इसका आप इंट्रोडक्शन में जिक्र कर दें कि ट्रायल के नतीजे में जब किसी शख्स को एक्विट या कन्विक्ट किया जाएगा तो फिर फ्रेश ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। फ्रेश ट्रायल क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा एज पर सेक्शन 403। ट्रायल का प्रोसीजर क्या है? ट्रायल का प्रोसीजर 241 ने बताया जी। ट्रायल का प्रोसीजर आगे बताया जा रहा है, ये आपने फॉलो करना है। 241A से स्टार्ट होता है, लेकिन पेपर में अगर लिखना है तो 241A पहले नहीं लिखेंगे। पेपर में इसकी हेडिंग ये बनेगी, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 241A। जो लोग बार बार आज भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर काइंडली नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो अगर कोई मुझसे नोट्स का पूछे तो उसका बिल्कुल सिंपल जवाब ये है कि ये बेयर एक्ट ही दर हकीकत आपके नोट्स हैं। जिस शख्स ने इसको नोट्स कंसिडर कर लिया, सेक्शन की हेडिंग को अपनी हेडिंग बना लिया, वो कभी नाकाम नहीं होगा। सबसे बड़ी मिसाल, आप जुडिशरी में 93 आउट ऑफ 100 को इमेजिन कर सकते हैं? आउट ऑफ 100 सब्जेक्टिव पेपर में 93 नहीं इमेजिन किया जा सकता। हफ्ता पहले सिंध का रिजल्ट आया, टॉपर के 93 नंबर हैं आउट ऑफ 100। रिजल्ट पढ़ा, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 80+ वाले भी बहुत से लोग हैं। आउट ऑफ 193 बहुत एक ऐसा है कि जो आप LL.B में भी इमेजिन नहीं करते। पंजाब में तो मैंने आपको बताया था कि 60% से ऊपर नंबर देने पर अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था कि उस शख्स ने बेयर एक्ट की वर्डिंग को एज इट इज़ कोट किया था, जिस वजह से उसको 93 नंबर मिले हैं। तो जिस पेपर में आपको बेयर एक्ट नहीं दिया जाता उसमें आपका बेयर एक्ट के लफ्ज़ लिखना, यही आपकी जहानत है और यही सारा मामला आपका वहाँ पर आपको कामयाब करवाएगा। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हेडिंग को यहाँ से यहाँ कर दें बस। 241A क्या है? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। आपकी ट्रायल की पहली हेडिंग क्या बनेगी? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 241A। अब हाँ, इंसान है, यादाश्त हमारी पूरी हो रही है, लफ्ज़ बलफ्ज़ तो याद नहीं होगा। इसमें दो बातें आपने याद रखनी है, उसको अपने जिस तरह के फ़िक्रे में इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं? किसी भी ट्रायल के स्टार्ट से पहले, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले, ये अदालत की ड्यूटी है कि एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, पहला फिगर। अगर आपको ये फिगर भूल जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर के अंदर सही चीज़ ना लिखने के इतने नंबर नहीं कटते जितने गलत चीज़ लिखने के कटते हैं। लेकिन ये फिगर, इस पे अगर आपने 7 डेज लिखा तो पढ़ने वाला मुतमिन हो जाएगा कि इसको कुछ पता है। एक बात कि एटलीस्ट 7 डेज, ये है क्या? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? अब यहाँ पर आपको पिछली बार अगर आपको याद हो, जब मैं आपको यहाँ तक लेकर आया था, मैंने कहा था कि या इंक्वायरी हो चुकी होगी कंप्लेंट केस में, और अगर हम बात करेंगे किसकी, चलान केस की, तो अब तक चलान जमा हो चुका होगा। चलान के अंदर FIR भी होगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी होगी, स्टेटमेंट्स भी होंगी, सब कुछ क्या हो चुका होगा? कंबाइन हो चुका होगा। तो वो तमाम चीज़ें, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसको दिए जाएंगे? अक्यूज को दिए जाएंगे। कितने दिन पहले? कम से कम 7 दिन पहले। क्यों? ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अच्छा, केसेस तो दो हैं हमारे पास। एक कौन सा केस है? एक तो है चलान केस और एक है नॉन चलान। चलान केस हमारा किसके ऊपर बेस कर रहा था?
FIR, और नॉन चलान किसके ऊपर बेस कर रहा था? कंप्लेंट के ऊपर। और मैंने आपको कहा था कि दोनों का प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल इज सेम, और वो 241A ने ही हमें बताया था कि भाई जब ट्रायल स्टार्ट होना है ना, अगर चलान केस है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस विदाउट एनी कास्ट, और अगर ये कंप्लेंट केस है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंप्लेनेंट। क्या ड्यूटी है जनाब कंप्लेनेंट की या पुलिस की? कि एटलीस्ट 7 डेज बिफोर वो अक्यूज़ को तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे कि जनाब ये देख लो, अपने दिफा के लिए तैयार होके आ जाओ कि उस दिन आप पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, आपने सेहत जुर्म से इनकार करना है या अपने जुर्म का एतराफ़ आपने करना है। तो पहला स्टेप ट्रायल का क्या है कि ट्रायल से कम अज़ कम 7 दिन। अच्छा, प्रैक्टिस में ये चीज़ कब होती है? जब चलान वगैरह जमा हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 2, 3 या 4 महीने अक्सर गुजर जाते हैं। उसके बाद अदालत क्या करती है? नोटिस करती है कि समन करती है कि जनाब आप आ जाए, आपके ऊपर हम क्या करेंगे? फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। फिर जब वो शख्स आता है तो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। पहला स्टेप क्या हो गया? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बात कौन सी याद रखनी है? 7 दिन पहले। देगा कौन? चलान केस में पुलिस देगी और कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट। इतनी सी बात आपने पहले नंबर पे जहन पे रखनी है। ये है जी अंडर सेक्शन 241A हो गया कि हमने उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब क्या है? अब अगला स्टेप, सेकंड हेडिंग। ये पहली हेडिंग हो गई, सेकंड हेडिंग हो गई फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और ये चार्ज क्या है? अंडर सेक्शन 242। अब वो बंदा जब अदालत में आएगा उसमें चार्ज फ्रेम किया जाएगा। हमने चार्जशीट कल बनाई है, देखी है, वो सेम चार्जशीट उसको दी जाएगी और पढ़ के सुनाया जाएगा। उस पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी एक्सप्रेसली कि भाई साहब आपके ऊपर फ़लाँ चीज़ का इल्ज़ाम है, क्या आप उसको कबूल करते हैं या नहीं। इसमें लफ्ज़ जो है वो है प्लीड गिल्टी, कि क्या आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं। तो दूसरा स्टेप क्या? वो पहला स्टेप क्या था? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा उसको फ़र्द जुर्म आयद किया, तो फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद कितनी सूरतें हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? 2। या वो कहे प्लीड गिल्टी, हाँ जी जुर्म किया, फिर क्या प्रोसीजर होगा? या वो कहे नॉट प्लीड गिल्टी, मैंने जुर्म नहीं किया। अब गौर से देखें, ये सबसे इसका टेक्निकल स्टेप जो है ना, जो एडिशनल के पेपर में आया था और लोगों ने गलत किया था, टेक्निकल है पर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये क्लैरिफाई हो जाएगा। और वो टेक्निकल स्टेप क्या है? टेक्निकल स्टेप ये है कि जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो क्या करेगा? प्लीड गिल्टी करेगा, और दूसरी ऑप्शन है कि वो क्या करेगा? नॉट प्लीड गिल्टी। अब 243 को खोलें कि अगर वो प्लीड गिल्टी करता है अंडर सेक्शन 243 तो अदालत उसको शोकाज देगी। अदालत क्या देगी उसको? तो भाई तुमने फिर अगर प्लीड गिल्टी किया है तो तुमने जुर्म क्यों किया? हाँ, अगर आप इसके ऊपर एक केस ला लिखना चाहें कि जब कोई शख्स प्लीड गिल्टी कर ले तो प्लीड गिल्टी के बाद आपने क्या करना? उसके साथ प्यार मोहब्बत करनी है। ठीक है, पेशावर की जजमेंट है प्लीड गिल्टी के हवाले से। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें PLD 2013। वैसे मैंने इसमें कोई 4 या 5 शॉर्ट केस ला निकाले हैं, अगर कोई उसकी तस्वीर लेना चाहे तो बाद में आप ले लेंगे या मैं आपको सॉफ्ट में शेयर कर दूंगा। ये कोई नोट्स नहीं है, ये बेयर एक्ट ही है, सिर्फ रेलेवेंट केस ला मैंने हर एक के साथ हेडिंग के साथ निकाल दिए। अच्छा जी, ये क्या मतलब इसका? PLD 2013 और ये है पेशावर 35। ये कहता है कि जब कोई बंदा प्लीड गिल्टी करे तो आपने उसके साथ प्यार मोहब्बत करना है। क्यों प्यार मोहब्बत करना है? कि दर हकीकत वो कोर्ट को असिस्ट कर रहा है, कोर्ट का टाइम बचा रहा है, तो लीनियंट व्यू लेना है उसके साथ। कैसे? वेयर अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन अ क्रिमिनल केस wanted to plead guilty to the charge leveled against him and placed himself at the mercy of the court, he became a friend of the court and a lenient view was to be taken in respect of his sentence. तो जब कोई शख्स प्लीड गिल्टी करे तो वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बन जाता है। तो आपने लीनियंट व्यू लेना है, और नॉर्मली होता भी यही है कि जब हमने किसी बंदे की फ़ौरन जान छोटे मोटे मामले में छुड़ानी हो तो प्लीड गिल्टी करके उसकी सज़ा को क्या किया जाता है? कम से कम। और अगर वो बिल्कुल छोटा मामला हो, छोटी सी लड़ाई झगड़ा हो, तो इसमें लफ्ज़ यूज़ होता है अंडरगॉन। क्या लफ्ज़ होता है? अंडरगॉन का मतलब क्या होता है? एक बंदा है, समझ ले, सिर्फ A और B है, ये आपस में लड़ पड़े हैं और B किधर चला गया है? B चला गया जनाब जेल में। थाने से कहाँ चला गया है? जेल में चला गया। अब इसको महीना हो गया, 1 माह हो गया, इसने 1 माह जेल में, और इतनी बड़ी लड़ाई थी नहीं, लेकिन 1 महीना ये जेल में गुजार चुका है, पर जुर्म इसने किया है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो अदालत से हम क्या करते हैं? इसको प्लीड गिल्टी करवाते हैं, और प्लीड गिल्टी के बाद कोर्ट को कहता है कि जनाब 1 महीना तो सजा इन्हें काट ली है,
अंडरगॉन हो चुका है, तो जो अंडरगॉन है वही सजा इसकी कंसिडर की जाए। इसको करो कन्विक्ट ही, इसको क्या करो, एक्विट ना करो, क्या करो, कन्विक्ट। लेकिन जितनी सजा काटी है वही सजा इसकी कंसिडर करके इसको आप रिलीज करें, एक्विट ना करें, बल्कि क्या कर दें, इसको रिलीज कर दें। तो कोर्ट इसको, हाँ इसमें यह जरूर है कि अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है कोई भी है तो उसके रिकॉर्ड में क्या चीज़ आ जाएगी, कन्विक्टेड आ जाएगा, लेकिन मजीद टाइम वो जेल में नहीं गुजारेगा अंडरगॉन की सूरत में। आमतौर पर प्लीड गिल्टी में होता क्या है, अगर जुर्म साबित हो जाए और कोर्ट लीनियट व्यू नहीं ले रहा तो अंडरगॉन करवा के उस बंदे को हम रिहा करवा लेते हैं। लेकिन उस सूरत में कि अगर वो अंडरगॉन होने से उसके किसी कैरियर पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, इसको अलग रखते हैं। अभी जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझे। देखें, प्लीड गिल्टी हो गया कि हाँ मैंने जुर्म किया है, अदालत उसको क्या करेगी, शोकाज। इस केस ने क्या कहा कि आपने उसके साथ क्या लेना है, लीनियट व्यू लेना। अच्छा, शोकाज, शोकाज या तो अदालत ओके करेगी या नॉट ओके करेगी। अगर उस शोकाज को अदालत कहती है कि जी इसकी रीज़न इनवैलिड है, इसे सज़ा देनी ही देनी है, तो 243 में अदालत उसको क्या करेगी। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी है कि 243 प्लीड गिल्टी होने पर अदालत एक्विट हरगिज नहीं कर सकती। अदालत, यही मेन पॉइंट है, अदालत एक्विट नहीं करेगी तो क्या करेगी, कन्विक्ट। और अगर उसने शोकाज दे दिया, रीज़न उसका क्या है, वैलिड है, तो अब अदालत एक्विट नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ क्या है, कन्विक्ट है, तो फिर अदालत यहां पर जाएगी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर चली जाएगी अंडर सेक्शन 244। प्लीड गिल्टी पर या कन्विक्ट, या अगर उसका रीजन वैलिड है तो दूसरी पार्टी कहती नहीं जनाब ये गलत कह रहा है, तो अदालत कहेगी चलो फिर हम ट्रायल में चलते हैं, एविडेंस लाओगे किसकी बात सही है और किसकी बात ठीक नहीं है, जाएं जनाब आप इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने कहा कि हाँ जनाब मैंने ये जुर्म किया है लेकिन ये तो एक्सीडेंट था, शोकाज दे दिया, जुर्म किया है प्लीड गिल्टी लेकिन ये क्या था, एक्सीडेंट, तो शोकाज। दूसरी पार्टी कहती नहीं जी एक्सीडेंट नहीं था, इसने कत्ल किया है, तो अदालत कहेगी ठीक है जी एविडेंस ले आओ। तो 243 में प्लीड गिल्टी पर या उसको क्या करेंगे, कन्विक्ट, या क्या कॉल करेंगे, एविडेंस। और अगर वो कहे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे कि ना जनाब नॉट प्लीड गिल्टी, मैं अपने जुर्म को तस्लीम नहीं करता, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया ये गलत है, सेहते जुर्म से इनकार करना, तो दोनों सूरतों में हम कहाँ चले जाएंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस सेक्शन 244 पढ़ें कि इफ़ द पर्सन डज नॉट प्लीड गिल्टी, या वो प्लीड गिल्टी तो किया बट उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, तो दोनों सूरतों में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, एविडेंस। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट और समझना है। पहली बात जो आपने अभी तक समझी है वो सिर्फ इतनी है कि 243 में किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है, एक्विट नहीं किया जा सकता। अब देखें गौर से, अब यहीं पर आपने जो चीज़ क्लियर करनी है, 244 के बाद आना है 245, और 245 के साथ ही आप क्लियर करें पहले 249A को क्लियर करें, इन दोनों को, और 243 को क्लियर करें। 243 क्या है, 45 क्या है, 249 क्या है। 243 क्लियर हुआ, या तो सिर्फ कन्विक्ट या फर्दर ट्रायल। अच्छा, कोर्ट ट्रायल की तरफ चला गया, एविडेंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एविडेंस जब रिकॉर्ड कर लिया, एविडेंस जब रिकॉर्ड कर लिया और अदालत कहती मजीद एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, जो एविडेंस रिकॉर्ड है इट्स मोर देन इनफ, तो कोर्ट 245 में उसको एक्विट भी कर सकती है और क्या कर सकती है। लेकिन 245 उस वक्त है जब आप क्या कर चुके हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस व्हेन कोर्ट कंसीडर्स दैट देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एविडेंस। जब फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं है, कुछ एविडेंस रिकॉर्ड किया है, तो 245 में उसको क्या किया जा सकता है। कितनी चीजें हैं, दो, एक्विट भी और कन्विक्ट, दो उसकी प्रोविजन है। पहली क्लास में एक में एक्विट और दूसरी में क्या है, कन्विक्ट है। अच्छा, यहां तक ही समझ आई। अब आ जाए जनाब 249A, लफ्जों का फर्क देखना है आपने। 249A में लफ्ज पढ़ेंगे अगर आप गौर से तो लिखा होगा एट एनी स्टेज ऑफ द केस, ट्रायल का लफ्ज नहीं लिखा होगा, एट एनी स्टेज ऑफ द केस। तो केस का मतलब है कि शुरू से लेकर आखिर तक। ट्रायल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल स्टार्ट हो रहा है कहां से, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इससे पहले ट्रायल नहीं था। केस कब स्टार्ट हुआ, जब FIR दर्ज हुई तो केस स्टार्ट हो गया। जब FIR दर्ज हुई तो क्या स्टार्ट हो गया,
केस स्टार्ट हो गया। ट्रायल कब स्टार्ट हुआ? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद। अच्छा, अदालत आपको नोटिस करती है कि भाई साहब आए आपका चार्ज फ्रेम करना है। क्या फ्रेम करना है? आपका चार्ज। और आप कहते हैं कि जनाब ये जो जुर्म आप मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम करने लगे हैं ये जुर्म बनता ही नहीं है। क्या आप 245 की दरखास्त दे सकते हैं? 245 आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कब होगा? जब क्या होगा? कोई बंदा नॉट प्लीड गिल्टी करेगा, या प्लीड गिल्टी करके क्या करेगा? शो काज। और प्लीड गिल्टी कब करेगा? जब क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले तो ये दरखास्त दी जा सकती ही नहीं है। लेकिन 249 ए में लफ्ज है एट एनी स्टेज, किसकी स्टेज? ऑफ केस। मजिस्ट्रेट की पावर है, किस चीज की पावर है? सिर्फ एक्विट। अब ये तीनों सेक्शन इकट्ठे जोड़ लें, 243 में सिर्फ कन्विक्ट, 245 में एक्विट और कन्विक्ट, और 249 ए में सिर्फ और सिर्फ एक्विट। सिंगल सिंगल पावर है और वो पावर क्या है? डबल पावर है। अच्छा, 249 ए की पावर क्या है? एक्विट एट एनी स्टेज ऑफ द केस, एट एनी स्टेज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 245 तो नहीं लगती, लेकिन क्या लगती है? आपकी 249 ए लगती है। अच्छा, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो हमारे पास ये भी मौजूद थी, लेकिन 245 में ज़रूरी क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो 249 बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड आफ्टर। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 249 ए में बी फाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस। कब कब? ये है बिफोर किसके? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के। उसके बाद क्या है? आफ्टर। आफ्टर किसके है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। बिफोर किसके? बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और किसके? आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अच्छा, जब आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात आती है तो कोर्ट के पास कौन सी पावर है? 245 भी है और 249 ए भी है। तो यहां पर कोर्ट प्रेफरेबली 245 को इस्तेमाल करती है, क्योंकि बहुत से ऐसे केस लाज हैं जिसमें कहा गया कि जो 249 ए का एक्विटल है ये सेकंड क्लास है, और जो 245 का एक्विटल है ये फर्स्ट क्लास है। हाँ, एक केस ला अगर मैं आपको बताऊं, और वो केस ला तो इसको बिल्कुल सिंपल कर देता है। वो कहता है कि जनाब 245 249 ए, ये 245 और ये 249 ए। 249 में क्या किया था आपने? एक्विट। और 245 में भी आपने क्या किया है? एक्विट। केस ला कहता है जनाब, केस ला लिख लें 2002 PCR LJ 2072, 2002 PCR LJ 2072। ये क्या कहता है जनाब? ये केस ला ये कहता है कि जी 249 ए और 245 के एक्विटल में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों के खिलाफ अपील होगी। लेकिन एक 2012 की जजमेंट मैंने शेयर की थी, वो जो आपको मैंने ब्लैक कलर वाला लेक्चर पहले पढ़ाया था, जब आपको मैंने कहा था कि वो जाकर एक्विटल और डिस्चार्ज और रिलीज वाला लेक्चर आप लोग सुन लें, वहाँ पे मैंने केस ला शेयर किया है। उसके बारे में लिखा हुआ है द लेटेस्ट व्यू इन दिस रिगार्ड, वो ये है कि 245 अपीलेबल है एक्विटल और 249 एक एक्विटल क्या है? रिविजनेबल है। लेकिन इस केस ला में कहा गया कि दोनों क्या है? दोनों अपीलेबल है। हम इस अपील की तरफ नहीं जाते, हम अभी बिल्कुल इसको सिंपल करके यहाँ पे हम इस चीज़ को क्लोज करते हैं ताकि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ जाए। और वो ट्रायल का प्रोसीजर क्या है? 241 ए में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ, 242 में क्या हुआ? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, 243 अगर प्लीड गिल्टी है तो कन्विक्ट, और अगर वो नॉट प्लीड गिल्टी करे या प्लीड गिल्टी में शो काज दे तो 244 में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? उसका एविडेंस। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोर्ट का मजीद एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है तो 245 में कन्विक्ट या एक्विट। और अगर वो शख्स किसी भी स्टेज पर अदालत से एक्विटल चाहता है तो 249 ए। यहाँ पर कुछ सेक्शंस जो मिसिंग, 244 ए स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। 244 ए कहता है 164 के बयानात भी एविडेंस के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे, उसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा? एविडेंस। अच्छा, 245 ए क्या कहता है? 245 ए जिक्र करता है प्रीवियस कन्विक्शन का। कहता है जी बात यह है कि प्रीवियस कन्विक्शन की सूरत में कहता है कि अगर तो प्रीवियस कन्विक्शन आम केसेस में है तो ज़रूरत नहीं है लिखने की। वजह, क्योंकि प्रीवियस बैड कंडक्ट इररेलेवेंट है। लेकिन अगर वो चैप्टर 12, चैप्टर 17, चैप्टर 12, चैप्टर 17 पाकिस्तान पीनल कोड
उसके तहत किए गए ऑफेंस को दोबारा कमिट करेगा तो अब उसकी सज़ा क्या होनी है? इनहेंस। अब उसका जिक्र करना क्या है? ज़रूरी। और अगर वो बंदा इनकार कर दे कि जनाब मैं तो प्रीवियसली कन्विक्टेड हूँ ही नहीं, तो कोर्ट उसकी प्रीवियस कन्विक्शन पर भी एविडेंस लेगी कि जाओ भी सबूत लेकर आओ। तो सबूत क्या होगा कि अगर पुरानी जजमेंट मिल गई तो सबसे बड़ा सबूत यही है कि जनाब ये ऑलरेडी क्या है? कन्विक्टेड है। अगर वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है तो उसकी सज़ा को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर 246 ओमिटेड है, 47 और 48 किस चीज़ के हवाले से है? वो कंप्लेंट के हवाले से है। कंप्लेंट के हवाले से क्या कहता है कि अगर कंप्लेंट विदड्रॉ कर ले या कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको एक्विट भी कर सकता है। दोनों में एक्विटल का लफ्ज़ आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर अदालत ये कहे कि ना कंप्लेनेंट तो चला गया है लेकिन ये जो जुर्म है ये नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर कर सकता है कि इस मुकदमे को हमने चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। या जनरली ये होता है कि जब कोई कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए तो उस सूरत में अदालत 249 की पावर को यूज़ करती है। इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट जब भी क्रिमिनल ट्रायल में कहीं पर एब्सेंट होगा तो 249 में कोर्ट प्रोसीडिंग को क्या कर देगी? स्टॉप। स्टॉप का मतलब इसको कहते हैं डॉर्मेंट में डाल देना, कि अगर कोई बंदा आएगा तो फिर उस मुकदमे को वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुकदमा ख़त्म हो गया, मुकदमा भी क्या है? स्टिल पेंडिंग है। ये उस सूरत में होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेंट ना आ रहा हो तो जो आपका होता है उसमें अक्यूज़ होता है वो अदालत को 249 में दरख्वास्त देता है जनाब वो तो आ नहीं रहा, तो मुकदमे को स्टॉप करें और मुझे रिलीज़ करने। तो उसको रिलीज़ यानी कि उसका स्टेटस वही होता है जो बंदा ज़मानत पे होता है। लेकिन मुकदमा जब तक क्लियर नहीं होगा, मुकदमा उसका चलता रहेगा, अदालत उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगी। ये टोटल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है। 4 से 5 बातें: सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, प्लीड गिल्टी की सूरत में कन्विक्शन, नॉट प्लीड गिल्टी की सूरत में क्या हो गया? 244 के मुताबिक एविडेंस की रिकॉर्डिंग, 245 में आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस क्या किया? कन्विक्ट किया या एक्विट किया। और अगर वो शख्स किसी भी स्टेज पर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अगर दरख्वास्त देना चाहता है तो 249A। इस जजमेंट ने कहा कि दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल एक ही हैं। कल हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? सेशन के साथ, और फिर साथ पढ़ेंगे समरी ट्रायल। ये इसके 10 सेक्शन ऐसे ही जैसे 10 या 8 जो मैंने पढ़ाए हैं। 241 है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, 242 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 243 प्लीड गिल्टी, 244 किस चीज़ के बारे में हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, 244A 164 की स्टेटमेंट को क्या कंसिडर किया जाएगा? एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। 245 उसको कन्विक्ट या एक्विट किया जाएगा। 245A में क्या होगा? प्रीवियस कन्विक्शन, उसको प्रूव करने की अगर ज़रूरत है। 246 ओमिटेड, 247 किस चीज़ के हवाले से था जनाब? नॉन अपेयरेंस यानी कि एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, और 248 है विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट। 249 में क्या होगा? आपकी प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाएगा। और 249A में क्या किया जाएगा? 249A में जनाब आपका जो है वो एक्विटल एट एनी स्टेज। और 250 इससे अलग है लेकिन सिंगल सेक्शन, उसको भी साथ आप इसके मिला लें कि अगर किसी शख्स को एक्विट कर दिया जाता है और बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, कि जिस पर तो कोई शेडो था ही कोई नहीं, है तो बिल्कुल झूठा मुकदमा था, ऐसा शख्स, उसको कोर्ट अंडर सेक्शन 250 जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट 25,000 है या 45,000 है, वहाँ तक जो है वो उस कंप्लेनेंट को जुर्माना कर सकती है कि आपने गलत मुकदमा किया था। तो 250 के मुताबिक फॉल्स, फ्रिवोलस एंड विक्शियस अगर कोई किसी के खिलाफ मुकदमा करेगा तो ऐसे मुकदमे के ऊपर क्या किया जा सकता है? ऐसे मुकदमे के ऊपर किसी भी शख्स को 250 के मुताबिक 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। तो ये 2 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं। अगले दिन सेक्शन आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। जुर्माना मैं कल से बढ़ा दूंगा, किसी भी शख्स, सिंगल शख्स को खड़ा करूंगा, जितने सेक्शन वो कम करता जाएगा, गलत बताता जाएगा, जहाँ पे वो रुकेगा उससे अगले सारे सेक्शंस का 200 रुपीज़ ऑन द स्पॉट फाइन लेकर बाकी सब लोगों को कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे आप लोगों को जो अच्छे बच्चे हैं उनको खिला दी जाएगी। तो अभी क्योंकि काम बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा नहीं है। 10 सेक्शन CRPC के हैं, 10 सेक्शन किसके हैं? गार्डियन के, और 20 किसके हैं? कॉन्ट्रैक्ट के। अगर किसी ने मुझसे सुनना होगा तो गारंटी के साथ पहले मैं सुनाऊंगा और फिर आप लोगों से सुनूंगा, लेकिन जुर्माना ऑन द स्पॉट लूँगा। अच्छा, अभी खालिद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो 249 है तो आर्बिट्रेरी पावर होगी कि किसी भी स्टेज पर आप किसी को क्या कर दें? एक्विट कर दें, तो जब मर्ज़ी होगी। तो पहली बात ये है कि ये बात आपकी बनती नहीं थी, इसलिए बनी कि आप कभी अदालत नहीं गए। अगर आप अदालत गए होते आप ये बात कभी करते ही ना। वजह आरडी अल्ट्रम पार्टम पहला प्रिंसिपल है। जब आप 249A की दरख्वास्त देंगे, अदालत फैसला सुनाने से पहले अपोजिट को समन नोटिस करेगी, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा और फिर, लेकिन अगली इसकी मजीद क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं, 2017 एक लेटेस्ट जजमेंट है इस हवाले से,
ये 249A के एक्विटल के हवाले से एक लेटेस्ट जजमेंट अगर आप लिखना चाहें 2017 पीसीआर एलजे इसका जो नोट है वो नोट क्या है इसका जनाब 162 पेज 165, ये पेज 165। ये आपकी बात को क्लियर कैसे करेगा, गौर से सुन ले, बात क्लियर हो जाएगी। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 249A इज मेंट टू डिसाइड क्रिमिनल केस विदाउट कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। 249A में कितनी कंडीशंस दे रहा है ये? 3। किसी को हाँ एक्विट कर सकता है एट एनी स्टेज, बट 3 कंडीशन फुलफिल करने के बाद। कौन सी 3 कंडीशन है जनाब? कोर्ट विल हेयर द प्रोसिक्यूटर। पहली बात क्या है? हेयरिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन है? जिसने मुकदमा किया है, तो अदालत उसको सुने बगैर कभी भी आपको एक्विट नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है? सेकेंडली कोर्ट विल हेयर द अक्यूज। दूसरी बात, अदालत किसको सुनेगी? अक्यूज को सुनेगी। और थर्डली कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड एविडेंस। फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस और एविडेंस। तो मतलब ये एट एनी स्टेज का ये मतलब नहीं कि जब, ये नहीं है कि जब उसका दिल चाहे, स्टेज जो मर्जी हो, बट ये कंडीशंस पूरी करने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको एक्विट कर सकता है एट एनी स्टेज, लेकिन कंडीशंस पूरी करने के बाद। और सिंपल प्रैक्टिकली प्रोसीजर यही होता है कि जब भी कभी कोई दरखास्त आएगी, अदालत कभी भी आर्बिट्रेरली सिंगल एक साइड पे फैसला नहीं करेगी। हमेशा जो भी दरखास्त आएगी दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा, वो उसका जवाब लाएगी, दोनों की बहस सुनी जाएगी, और उसके बाद वो एप्लीकेशन क्या की जाएगी? आपकी डिसाइड। और अगर आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट जो भी आप उसके ऊपर रिवीजन कर सकते हैं, फर्दर आप ऊपर भी उस बात को लेकर जा सकते हैं।